एपिसोड 461 टू 470। अध्याय 461 में हिल गया हूँ। जिया मिंग, तुम उसके साथ क्यों जाना चाहते हो? वह तो बस प्रशासनिक कार्यालय जा रहा है। तुम यहीं बैठो और फल खाओ, दादा जिन ने जिया मिंग को बैठने के लिए कहते हुए कहा। लीवेई प्रशासनिक कार्यालय में रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने जा रहा था, तभी शीमिंग ने उसे पीछे से रोक लिया। जिया मिंग भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे डॉक्टर लू से बात करनी थी और उस बच्चे की स्थिति के बारे में पता लगाना था। जिया मिंग ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए दादा जिन की ओर देखा और जवाब दिया, दादाजी, मैं डॉक्टर लू से आपकी हालत के बारे में बात करना चाहता था और यह जानना चाहता था कि क्या हमें किसी बात का ध्यान रखना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, औपचारिकताएं पूरी होते ही हम जल्द ही आ जाएंगे। फादर जिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और हाँ, डिस्चार्ज की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम कैंटीन में जाकर कुछ खा भी सकते हो। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और हल्के से सिर हिलाया। उसे इस तरह जाना अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में उसे डॉक्टर लू से बात करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जब जी मिंग और लीवेई अस्पताल के कमरे से बाहर निकले तो लीवेई ने पूछा, आप उस बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, है ना? हाँ, 2 दिन हो गए हैं और मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें उसकी हालत के बारे में पता चला है। आप जानते हैं, वह बच्चा अभी शुरुआती चरण में है और अगर शुरुआती दौर में ही सही निदान हो जाए तो वह ठीक हो सकता है। अन्यथा बाद में उसके लिए ठीक होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। ये बच्चे की स्थिति और इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। जिया मिंग उस बच्चे को लेकर चिंतित थी क्योंकि जब वह छोटी थी तब उसने भी ऑटिज्म का एक ऐसा ही मामला देखा था। हालांकि उनके समय में इसे ऑटिज्म के नाम से नहीं जाना जाता था। वास्तव में उनके समय में इसका कोई नाम ही नहीं था। लोग ऐसे बच्चों को मूर्ख, मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि कहते थे। उसे अपने पिता की वजह से पता था कि यह एक तरह की बीमारी है, लेकिन उसे तब पता चला कि इसे इस दुनिया में ऑटिज्म कहा जाता है जब वह कुछ मेडिकल ड्रामा देख रही थी। नाटक में दिखाए गए लक्षणों और व्यवहार से उसे पता चला कि जिस बच्चे को उसने बचपन में देखा था वह ऑटिस्टिक था। उस बच्चे के पिता ने उसे अपनी देखरेख में ले लिया है क्योंकि उस बच्चे के माता पिता ने समाज के दबाव में उसे छोड़ दिया था और वे ऐसे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। उसने देखा है कि उसके पिता हमेशा उस बच्चे को दिलासा देते थे और उसकी नसों को शांत करने के लिए उसे एक्यूपंक्चर देते थे। वे उसे यह महसूस नहीं कराते थे कि वह बीमार है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाते थे कि वह खास है और वह भी वही कर सकता है जो दूसरे लोग कर सकते हैं। इलाज के बाद बच्चे की हालत सुधर गई, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसके माता पिता अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए आए और कहने लगे कि वह उनका बेटा है और उसे वापस ले जाना उनका अधिकार है। जब वह इस दुनिया में आए और उसने देखा कि अब इस बीमारी का एक नाम है तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कितने अद्भुत थे। वे अपने समय से आगे थे और उनकी सोच बहुत प्रगतिशील थी। लेकिन दुर्भाग्य से महल की साजिशों और षड्यंत्रों के कारण उसने अपने पिता को खो दिया। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जिया मिंग ने आह भरी जब उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता की मृत्यु वेंजू के कारण हुई थी, जिसने उस पर उसे जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अस्पताल की औपचारिकताओं को पूरा कर चुकी लीवेई ने पीछे मुड़कर देखा तो शीमिंग आह भर रहा था। क्या हुआ? क्या तुम थके हुए हो? जिया मिंग ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आपका काम हो गया है तो क्या हम डॉक्टर लू फैंग से मिलने चलें? लीवेई ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हालांकि जब उसने देखा कि वह डॉक्टर लू से मिलने की जिद कर रही है तो वह मना नहीं कर सका। उसने सिर हिलाया और कहा, चलो चलते हैं। अंदर आएं। लू फैंग एक मरीज की फाइल पढ़ रहा था तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने सोचा कि यह हेडनज होगी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे शीमिंग कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाई दिया। ओह, श्रीमती जिन, श्रीमान जिन, आप भी आ गए। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए उनका अभिवादन किया। डॉक्टर लू, उम्मीद है हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। लीवेई ने शीमिंग के साथ लू फैंग के कार्यालय में प्रवेश करते हुए पूछा। पब फ्यूचर एड्स। नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने दादाजी को अस्पताल से छुट्टी दिलवाने आए हैं? उसने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा। जी हाँ, डॉक्टर लू, चूंकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? मतलब उनके खान पान या किसी और बात का? लू फैंग ने शीमिंग की ओर देखते हुए कहा, श्रीमती जिन, क्या आप सचमुच मुझसे इसके बारे में पूछना चाहती हैं? आपको चिकित्सा का बहुत ज्ञान है। मैं आपको क्या बता सकती हूँ? जिस दिन से उसे पता चला कि उसी ने उसकी चाची का इलाज किया था, वह उसकी प्रशंसा करने लगा। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो किसी की स्थिति को जाने बिना केवल सुइयों से उसका इलाज कर सके। ये तो वाकई अद्भुत है। जिया मिंग ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डॉक्टर लू, कृपया ऐसा न कहें। मुझे पारंपरिक चिकित्सा के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी है, पश्चिमी चिकित्सा से मैं परिचित नहीं हूँ। इसलिए इस क्षेत्र में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लू फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, श्रीमान जिन अब ठीक हैं, लेकिन उन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। उन्हें कुछ दिनों तक कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां अधिक खानी चाहिए। जंक फूड या तैलीय भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही अगर वे कुछ व्यायाम करें या टहलें तो बेहतर होगा। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर कमजोर हो रहा है, इसलिए व्यायाम करना उनके लिए अच्छा रहेगा। जिया मिंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई क्योंकि उसने उसके सभी निर्देशों को अपने मन में आत्मसात कर लिया था। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? लू फैंग ने मेज पर हाथ जोड़कर पूछा। डॉक्टर लू, मैं उस बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सू जिन ने उस बच्चे के बारे में क्या निदान किया था? लू फैंग ने झिझकते हुए शीमिंग की ओर देखा और कहा, दरअसल डॉक्टर सू जिन सुबह मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को वाकई ऑटिज्म है और यह पहले चरण में है, जैसा कि आपने कहा था। मैं थोड़ी देर में श्रीमान जिन को फ़ोन करने वाला था, लेकिन आप उससे पहले आ गईं।
श्रीमती जिन, डॉक्टर सू जिन की रिपोर्ट सुनकर, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने बताई थी, मैं स्तब्ध रह गया हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने बिना कोई जांच कराए या कुछ भी किए बिना ये सब कह दिया। इस तरह की प्रतिभा अनुभव से ही आती है। हमारे अस्पताल के शीर्ष डॉक्टर भी उस लड़के को देखकर और उसकी नब्ज जांच कर वह नहीं कर सकते जो आपने किया। लू फैंग ने आंखों में प्रशंसा का भाव लिए कहा। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, विशेष रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा से, इतना उत्कृष्ट व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। जिया मिंग शर्मिंदा थी क्योंकि ली वेई उसके बगल में भावहीन चेहरे के साथ बैठा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा है। अध्याय 462 हमें आप जैसे डॉक्टरों की जरूरत है। लू फैंग की बातें सुनकर जी मिंग शर्मिंदा हो गया। वह उसकी तारीफ करता ही रहा। मैं इतनी महान डॉक्टर नहीं हूँ लू। हो सकता है कि मैं आपकी नज़र में बहुत काबिल हूँ, लेकिन आपकी डिग्री और योग्यताओं के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। वह जानती है कि उसने जो करियर चुना है वह काफ़ी जटिल है। वह अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग भी करना चाहती थी, लेकिन इस दुनिया में प्रतिभा और अनुभव से कहीं अधिक डिग्री और प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाता है। उसके पास यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक डिग्री नहीं है, और अगर ये बातें सार्वजनिक हो गईं तो बिना किसी मेडिकल डिग्री के किसी का इलाज करने के लिए उस पर मुकदमा भी हो सकता है। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि शी मिंग के पास बिजनेस की डिग्री है, लेकिन उन्हें बिजनेस में कोई रुचि नहीं है। उसने जिज्ञासावश अभिनय को चुना और अब तक वह इसमें अच्छा कर रही है। उसे नहीं पता कि यह पेशा उसे क्या देगा, लेकिन वह जानती है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। अल्पविराम। लू फैंग ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। वह उसकी बातों को कुछ हद तक समझ पाया। खैर श्रीमती जिन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पास चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ज्ञान और अनुभव कैसे है, वो भी बिना किसी मेडिकल डिग्री के। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप वाकई अद्भुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना जारी रख सकते हैं। हमें आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है जो लोगों का इलाज इसलिए नहीं करते क्योंकि यह उनका काम है, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से करते हैं। शी मिंग ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग करने की पूरी कोशिश करूंगी। और जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। शी मिंग ने अपना नंबर एक कागज़ पर लिखकर लू फैंग को दे दिया। लू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। किनारे पर बैठे ली वेई ने देखा कि शी मिंग ने उसे अपना नंबर किस तरह दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ गई, लेकिन उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। श्रीमान जिन, मुझे बहुत खेद है कि पिछली बार मुझे हमारे दिन का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, लेकिन अचानक एक महत्वपूर्ण बैठक आ गई और मुझे ये भी पता चला कि मेरे माता पिता भी शहर में नहीं हैं। इसलिए मुझे आखिरी समय में योजना रद्द करनी पड़ी। लू फैंग ने ली वेई से माफ़ी मांगते हुए कहा। उसे याद आया कि उसने पिछली बार योजना कैसे रद्द की थी। कोई बात नहीं डॉक्टर लू, मैं समझती हूँ, और आपका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी और समय योजना बना सकते हैं। ली वेई की बातें सुनकर लू फैंग को राहत मिली। उसे अचानक योजना रद्द करने का पछतावा हो रहा था। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मैं बस उस बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। जीमिंग ने उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी और उठने ही वाली थी कि लू फैंग ने उसे रोक लिया। अरे श्रीमती जिन, एक और बात। डॉक्टर सू जिन आपसे एक बार मिलना चाहती थीं। उनकी ओपीडी अब तक खत्म हो चुकी होगी। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप उनके ऑफिस जाकर उनसे मिल सकती हैं। लू फैंग ने घड़ी देखते हुए कहा। जिया मिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं भी उससे मिलना चाहता था। अल्पविराम। लू फैंग के दफ्तर से निकलने के बाद ली वेई ने शी मिंग का हाथ पकड़कर कहा, उसके पास मेरा नंबर है। अगर उसे कोई ज़रूरी काम हो तो वह मुझे कॉल कर सकता है। तुमने अपना नंबर क्यों दिया? जिया मिंग उसके शब्दों को सुनकर अवाक रह गई। उसे उसके शब्द बचकाने लगे, इसलिए वह मुस्कुराए। इसमें क्या गलत है? और आपके बजाय मुझे कॉल करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वैसे भी ये सिर्फ एक नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सूचना बोर्ड पर सू जिन के कमरे का नंबर खोजते हुए कहा। बोर्ड पर सभी डॉक्टरों के कमरों के नंबर और उनकी विशेषज्ञता लिखी हुई थी। यह इतनी बड़ी बात क्यों नहीं है? तुम्हें पता है कि हर किसी को अपना नंबर देना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें इस बारे में सावधान रहना चाहिए, उसने अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा। जिया मिंग अवाक रह गया। लू फैंग एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इसके अलावा वे एक सज्जन व्यक्ति हैं। उसे अपना नंबर देने में क्या बुराई है? मिस्टर जिन, क्या आपको जलन हो रही है? उसने कोहनी से मारते हुए उसे चिढ़ाया। ली वेई ने उसे घूरकर देखा और गला साफ करते हुए कहा, मैं नहीं हूँ। जिया मिंग ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से कहा, हाँ, तुम्हें इस छोटी सी बात पर जलन नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम्हारे भी कई महिला मित्र हैं, और वे सब तुम्हें अपना शिकार समझकर घूरती हैं। इसलिए तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात पर जलन करने का कोई हक नहीं है। जिया मिंग के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे उस लड़की की याद आई जिससे वह कुछ दिन पहले रेस्तरां में मिली थी। उसे अब भी यह सोचकर असहज महसूस होता है कि वह लड़की ली वेई को किस तरह देख रही थी। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी निगाहें बदल गईं। ये बहुत अजीब और आलोचनात्मक था। ली वेई वहीं रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। उसके शब्द सुनकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानता है कि वह ईर्ष्या कर रही है। उसने इस बहस को और आगे न बढ़ाने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसे गले लगाया और कहा, मेरी पत्नी बहुत संवेदनशील है। सांस। जब जी मिंग ने उसे आह भरते देखा तो उसने तिरछी निगाहों से उसे घूरा। जब वे सूजिन के कार्यालय पहुंचे तो ली वेई को लुकान का फ़ोन आया। जिया मिंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जाओ और फ़ोन उठा लो। उसके बाद दादाजी से मिलने जाओ, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे।
मैं उससे बात करके वापस आ जाऊंगी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसे जाने को कहा। लीवेई ने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम अकेले ठीक रहोगी? जियामिंग ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। वह कोई जानवर नहीं है जो मुझे खा जाएगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराए। हालांकि वह सूजिन को बहुत पसंद नहीं करती, लेकिन उससे नफरत भी नहीं करती। उसकी प्रतिक्रिया सामान्य थी क्योंकि उसे सूजिन के चिकित्सा कौशल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लू फैंग ने उसकी बातों पर विश्वास किया क्योंकि वह जानता था कि उसी ने उसकी चाची का इलाज किया था, अन्यथा उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती। ठीक है, मैं ये कॉल ले लेता हूँ और कमरे में वापस चला जाता हूँ। तुम भी उससे बात करके आना। जियामिंग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अल्पविराम। अध्याय 463। मेरे दादाजी एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। लीवी के जाने के बाद शीमिंग ने अपने सामने के दरवाजे की ओर देखा और उस पर दस्तक दी। अंदर आएं। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और देखा कि सूजिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। डॉक्टर सूजिन। शीमिंग ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। सूजिन ने ऊपर देखा और दरवाजे पर शीमिंग को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने असहज मुस्कान के साथ उसे कार्यालय में स्वागत किया। शीमिंग के सूजिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। ओह, क्या आपको कुछ चाहिए? चाय या कॉफी? सूजिन ने झिझकते हुए पूछा। जियामिंग मुस्कुराया और बोला, नहीं धन्यवाद, मैंने डॉक्टर लू से सुना था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए वापस जाने से पहले मैं आपसे मिलने यहाँ आई हूँ। जीमिंग ने सीधे सीधे कहा, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं। सूजिन ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। हाँ, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप आ जाएंगे। वह आश्चर्यचकित और अचंभित थी। उसे आश्चर्य हुआ कि शीमिंग इतनी अचानक आ जाएगा। डॉक्टर लू से उस बच्चे की हालत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? सूजिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उसे अजीब और शर्मिंदा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने डॉक्टर लू से इतनी सारी बातें कह दी थीं और अंत में उसका ही अनुमान गलत निकला। जियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे बताया कि वह ऑटिज्म के पहले चरण में है। मुझे खुशी है कि उसका निदान जल्दी हो गया, नहीं तो अगर उसकी हालत बिगड़ जाती तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता। सूजिन को उसकी बातें सुनकर और भी बुरा लगा। वह जीवन भर कभी गलत नहीं हुई थी और अब एक ऐसी व्यक्ति जिसने चिकित्सा क्षेत्र में कोई पृष्ठभूमि नहीं रखी, उसने उसे गलत साबित कर दिया। हाँ, आप सही थे, उसे वाकई ऑटिज्म है। पहले जो धारणाएं मैंने बनाई और इतना कुछ कह दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वाकई बहुत खेद है। जियामिंग ने अपने सामने खड़ी दृढ़ निश्चयी लड़की को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सूजिन उससे माफ़ी मांगेगी, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसे एहसास हुआ कि वह उतनी भी बुरी नहीं है। वह अपनी बातों में बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी थी, इसलिए उसने अपने दिल की बातें छिपाने के बजाय उससे सब कुछ कह दिया। जियामिंग ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों से कोई दुख नहीं हुआ। वैसे भी आप अपनी जगह पर सही थे। बिना किसी मेडिकल पृष्ठभूमि या डिग्री वाले अजनबी की बातों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया। ये कहते हुए जीमिंग मुस्कुराए। सूजिन मुस्कुराए और बोली, श्रीमती जिन, मैं आपसे सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए ही नहीं मिलना चाहती थी, बल्कि कोई और भी आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहती थी। जियामिंग ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, हम? मुझसे मिलना? कौन? मेरे दादा? आपके दादाजी? क्यों? मेरा मतलब है। जीमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सूजिन के दादाजी उससे क्यों मिलना चाहते हैं। वे घनिष्ठ मित्र भी नहीं थे। शिमिंग के हैरान चेहरे को देखकर सूजिन मुस्कुराए और बीच में ही टोकते हुए बोली, पिछली बार जब हम बहस कर रहे थे तब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दादाजी भी चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं। मुझे उस बच्चे के नतीजे कल रात ही मिले और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने बहुत समय से युवा पीढ़ी में किसी को चीनी चिकित्सा में रुचि लेते नहीं देखा है। इतना ही नहीं, आपको इसमें रुचि भी है और इसके बारे में आपको बहुत ज्ञान भी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप जैसे व्यक्ति के लिए जिसे चिकित्सा का कोई अनुभव या पृष्ठभूमि नहीं है, यह असंभव है कि आप किसी बच्चे में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षणों को इतनी अच्छी तरह पहचान लें। आमतौर पर शुरुआती अवस्था में तो माता पिता भी बच्चे में कोई असामान्यता नहीं देख पाते, लेकिन आपने उसे सिर्फ 2 बार देखकर ही यह पता लगा लिया, सूजिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। सूजिन को ये सब कहते देख शीमिंग शर्मिंदा हो गया। डॉक्टर सूजिन, मैं उतनी अद्भुत नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। ये बस मेरी सहज बुद्धि थी और मैं भाग्यशाली थी कि यह सही निकली, और कुछ नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती और कह पाती कि उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूजिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। श्रीमती जिन, यह महज एक सहज ज्ञान नहीं था। आपको पूरा यकीन था कि बच्चे को ऑटिज्म है। आपने तो उसमें ऑटिज्म के सभी लक्षण भी बताए थे, और अगर यह महज आपका सहज ज्ञान था और आप संयोगवश सही थी, तो भी ऐसा सहज ज्ञान पाने के लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। सूजिन की बातें सुनकर जीमिंग अचंभित रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सूजिन ऐसे शब्द कह सकती है। ये बहुत ही सीधे सादे शब्द थे और सूजिन की तारीफें सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सचमुच? इसीलिए मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें इस बच्चे के मामले के बारे में बताया और यह भी बताया कि आपने मुझे बिना किसी जांच या परीक्षण के केवल उसकी नाड़ी देखकर ही उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। चूंकि वे भी एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक हैं, मुझे यकीन है कि आपकी उनसे अच्छी बातचीत होगी। इस शनिवार मेरे पास कुछ समय है, इसलिए मैं उनके क्लिनिक में उनसे मिलने की योजना बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी शनिवार को कुछ समय हो तो आप भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं आपको दोपहर का भोजन भी कराऊंगा। इस तरह आप मेरे दादाजी से भी मिल सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको निराशा नहीं होगी। मेरे दादाजी काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं।
सू जिन ने हंसते हुए अपनी बात पूरी की। जिया मिंग ने अपने स्वभाव में अचानक आए इस बदलाव को देखकर हैरानी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सू जिन उसे अपने दादाजी से मिलने के लिए आमंत्रित करेगी और उसे दोपहर के भोजन पर खिलाने की बात करेगी। जीमिंग असमंजस में थी कि उसे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी मुलाकात को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। तो अब पक्का हो गया, तुम शनिवार को मेरे दादाजी से मिलने मेरे साथ आ रही हो। ये मेरा नंबर है, इसलिए मुझे मिस्ड कॉल दे देना ताकि मैं तुम्हारा नंबर भी सेव कर सकूं। मैं तुम्हें शनिवार सुबह दादाजी से मिलवाने के लिए लेने आऊंगी। सूजिन ने जीमिंग को अपनी बात पूरी करने से पहले ही योजना पक्की कर ली। सूजिन की मुस्कान और मिलनसार स्वभाव देखकर जिया मिंग दंग रह गई और उसे देखती रह गई। जब वह पहली बार उससे मिली थी तब वह ऐसी नहीं दिखती थी। कुछ और मिनट बातचीत करने के बाद जीमिंग अपने कमरे से बाहर निकल गई क्योंकि सूजिन को किसी का फोन आ गया था। जब जीमिंग कमरे से बाहर निकली तो उसने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। ये क्या था? अभी अभी क्या हुआ? मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने योजना बदल दी। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और हल्की सी हंसी हंस दी। उसने सूजिन जितनी जिद्दी इंसान कभी नहीं देखी थी। ऊपर से देखने पर वह ठंडी और उदासीन लग रही थी, लेकिन उससे बात करने पर पता चला कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। बस उसकी जबान थोड़ी तीखी है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते, इसलिए वे रूखे लग सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग उन लोगों से बेहतर होते हैं जो अपनी भावनाओं को दिल में दबाकर रखते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह नहीं जान सकता। इसीलिए वह सूजिन को ज़्यादा पसंद करती थी। उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। किसी से बहस करना और उसे गलत समझना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अध्याय 464। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं? सूजिन के कमरे से निकलने के बाद शीमिंग दादाजिन के कमरे में गया। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि लीवेई दादाजी के कपड़े बैग में पैक कर रही थी। उसने शीमिंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा काम हो गया? जिया मिंग ने सिर हिलाया। लीवेई ने दादाजी और पिताजिन के सामने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। सब कुछ हो जाने के बाद वे साथ में अस्पताल से निकलकर जिन हवेली की ओर चल दिए। जब वे जिन हवेली पहुंचे तो माँ जिन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वे दोपहर के भोजन के लिए वहीं रुके और तब तक जिन लियांग भी घर आ गया। वह दादाजी से मिलने जल्दी आ गया था। तुम लोग अभी भी यहीं हो? जिन लियांग ने लिविंग रूम में सोफे पर बैठते हुए शीमिंग से कहा। माँ जिन ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम अपनी भाभी से ऐसे बात करते हो? यह उसका घर है, वह जब चाहे यहाँ रह सकती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जिन लियांग ने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया, माँ मैं आपका अपना बेटा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? और आप अचानक अपने बड़े बेटे के प्रति इतनी अच्छी कैसे हो गईं? आप पहले ऐसी नहीं थीं। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा हूँ? मैं प्यारा हूँ और तुम मुझे भाई से भी ज़्यादा प्यार करते हो। जिन लियांग की बातें सुनकर माँ जिन का चेहरा लाल हो गया। पहले तो उन्हें जिन लियांग ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत हंसमुख था और वह आसानी से सभी के साथ घुल मिल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने लीवेई के साथ सही व्यवहार नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है कि लीवेई हमेशा रुकी रहती थी और जिन लियांग की तरह कभी भी प्यारी नहीं थी। हालांकि शादी के बाद वह उसके प्रति और भी अधिक स्नेह करने लगी। इसके अलावा अब वह पोते पोतियों के लिए केवल उसी पर निर्भर रह सकती है। वह अपने पोते पोतियों को लाड़ प्यार करना चाहती थी और उनकी तस्वीरों को अपने फ़ोन के वॉलपेपर के रूप में रखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती है कि जिन लियांग इतनी आसानी से शादी नहीं करेगा। उससे उम्मीद रखना बेकार है। तुम कुछ नहीं करते, बस बातें करना जानते हो। अपने भाई से कुछ सीखो। उसकी शादी न सिर्फ समय पर हुई बल्कि वह कंपनी के लिए इतनी मेहनत भी कर रहा है। जिन लियांग ने भौहें चढ़ाकर मुंह फुलाते हुए शी मिंग की ओर देखा। जिया मिंग, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी सास मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है? क्या तुम्हारे लिए बस वहां बैठकर जूस पीना सही है? क्या तुम कुछ कह नहीं सकते? जूस पी रही जी मिंग ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। भाई लियांग, मैं माँ बेटे के मामले में क्यों दखल दूंगी? और मैं अपने पति के खिलाफ क्यों जाऊंगी? वो वाकई कमाल के हैं। जिन लियांग ने दोनों महिलाओं को उसे घेरने की कोशिश करते देख अपने दांत पीस लिए। उसने गहरी सांस ली और माँ जिन से विषय बदलने के लिए कहा, हम दोपहर के भोजन में क्या खा रहे हैं? हम कब खाने वाले हैं? मुझे नहीं पता। आज जी मिंग ने दोपहर का खाना बनाया है और हम तुम्हारे भाई और पिताजी के अध्ययन कक्ष से नीचे आने के बाद खाएंगे। माँ जिन ने जी मिंग को फल देते हुए जवाब दिया। जिन लियांग ने उपहास व्यक्त किया क्योंकि उसकी माँ ने उससे कुछ पूछा तक नहीं और शी मिंग को फल देती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह परिवार में अजनबी हो। उसने सिर हिलाते हुए पूछा, ये लोग स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं? क्या वे यही बात नहीं कर सकते? वे कंपनी के मामलों पर बात कर रहे हैं। वे यहाँ क्यों बात करेंगे? वैसे भी आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी। माँ जिन को जिन लियांग से इस तरह बात करते देख जी मिंग हल्के से हंस पड़ा। उसकी हंसी देखकर जिन लियांग का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने माँ जिन को घूर कर देखा, लेकिन हमेशा की तरह माँ ने उसकी नज़रों को अनसुना कर दिया। सांस, क्या मैं सचमुच उनका बच्चा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे गोद लिया गया है? लीवेई और फादर जिन के नीचे आने और सभी के भोजन की मेज पर बैठ जाने के बाद शीमिंग ने दोपहर के भोजन के लिए तैयार किए गए व्यंजन परोसे। शीमिंग, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद भी लाजवाब होगा। माँ जिन ने उसकी तारीफ करते हुए उसके हाथ पर थपथपाया। जिन लियांग ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और भुने हुए सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जी मिंग, तुम तो कमाल हो। तुम्हें यहीं बस जाना चाहिए। इस तरह मैं नियमित रूप से स्वादिष्ट खाना खा सकूंगी। दादा जिन ने जिन लियांग को घूर कर देखा और अपने कटोरे की ओर देखा।
उसमें उनके लिए केवल दलिया और कुछ हरी सब्जियां थीं। उसने ये देखकर भौहें चढ़ा ली कि उसके लिए कोई मांस नहीं है। बेशर्म बच्चे, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे दादाजी दलिया और सब्जियां खा रहे हैं, जबकि तुम सुअर का मांस और ये सब खा रहे हो? और वो भी इतना शोर मचाते हुए। जिनलियांग ने भौहें चढ़ाकर नाराजगी भरे भावों से उसकी ओर देखा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ये सब मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? दादा जिन के होंठ फड़फड़ाए और बोले, क्योंकि तुम ही तो इतना शोर मचा रहे हो। क्या तुम चुपचाप खाना नहीं खा सकते? जिया मिंग उन्हें बच्चों की तरह झगड़ते देख मुस्कुराए। जिन हवेली में वापस आने पर उसे बहुत सुकून मिलता था। इस दुनिया में आने के बाद शीमिंग बनकर वह बहुत खुश थी। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और सुकून भरा हो गया था। साथ में दोपहर का भोजन करने और कुछ अच्छा समय बिताने के बाद शीमिंग और लीवेई अपने घर के लिए रवाना हो गए। कार में जीमिंग आंखें बंद करके आराम कर रही थी, तभी लीवेई के फ़ोन की घंटी बजी और वह जाग गई। लीवेई ने देखा कि उसके फ़ोन कॉल की वजह से शीमिंग की नींद में खलल पड़ा, तो उसने भौहें चढ़ा लीं। उसने ब्लूटूथ ऑन किया और कॉल उठाया, आपने क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ मौजूद बाईजू ने तब भौहें चढ़ा ली जब लीवेई ने इतने चिड़चिड़े स्वर में फ़ोन उठाया। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसा रवैया है? तुम्हारे दोस्त ने इतने लंबे समय बाद फ़ोन किया और तुम इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर सचमुच कोई अंतरात्मा नहीं है? लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हो? बाईजू शियाओ जून के साथ क्लब रूम में था जब उसने लीवेई को फ़ोन किया। उसने बियर पी रहे शियाओ जून की ओर देखा और कहा, मैं आज आया हूँ। मैं आप सभी से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैं और शियाओ जून रीगल क्लब में हैं। तुम भी जल्दी आ जाओ। बाई शियूरिन भी थोड़ी देर में आ जाएगी। बाईजू ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अभी जेट लैग की वजह से आज आपको आराम करना चाहिए था। शहर पहुंचते ही पार्टी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पार्टी की सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। जब मैं वहाँ थी तो मैंने अपना सारा ध्यान काम पर लगाया। अब जब मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ तो मैं आप सभी से मिलना चाहती हूँ और पूरी रात पार्टी करना चाहती हूँ। बाईजू ने ये कहते हुए हंसी। तुम रात भर पार्टी कर सकते हो, मैं खाली नहीं हूँ इसलिए नहीं आ रही। लीवेई फ़ोन रखने ही वाली थी कि बाईजू ने कहा, तुम अपनी पत्नी को भी ला सकते हो। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, क्या तुम्हें मुझे उससे मिलवाना नहीं चाहिए? आखिर हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। बाईजू ये जानकर हैरान रह गया कि लीवेई ने पिछले साल शादी कर ली थी और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शियाओ जून से सुनकर उसे पता चला कि लीवेई की पत्नी का रवैया समस्याग्रस्त है। लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते में ज़बरदस्त बदलाव आया है और लीवेई पूरी तरह से बदल गया है। वह पत्नी का गुलाम बन गया है। अध्याय 465 शादी के मंडप की ओर चलना। बाईजू द्वारा शीमिंग का परिचय कराने के शब्दों को सुनकर लीवेई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये सच है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्त को भी अब तक उनकी शादी के बारे में पता नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि पहले उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार न करना उनकी गलती थी। लेकिन अब जब उनका रिश्ता आगे बढ़ चुका है तो यह समय है कि उन्हें अपने जीवन के अन्य दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनका परिचय कराना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने अपनी बात पूरी करते ही फ़ोन काट दिया। बाईजू अपने फ़ोन को घूर रहा था जिसे लीवेई पहले ही काट चुका था। हाँ, वो अब भी पहले की तरह ही निर्दयी है। बेरहम आदमी। जिया मिंग ने लीवेई की ओर देखकर कहा, वह कौन था? क्या तुम कहीं जा रहे हो? उसने सिर हिलाकर कहा, ये बाईजू था। क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले नहीं बताया था? वह आज ऑस्ट्रेलिया से लौटा है और एक क्लब में पार्टी करना चाहता है। उसने हमें भी बुलाया है क्योंकि हम काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। और तुम भी अभी तक बाईजू और शियाओ जून से नहीं मिले हो। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसे याद आया कि बाई शियूरिन बाईजू की जुड़वां बहन है। और चूंकि वे हमेशा साथ रही हैं इसलिए वह भी उनके साथ ही शामिल होगी। लीवेई ने गाड़ी चलाते समय उस पर नज़र डाली और उसके चेहरे के भावों में बदलाव देखा। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। अगर तुम्हें अजनबियों से मिलने में असहजता होती है तो तुम्हें खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। और फिर लीवी को लगा कि वह उसके दोस्तों से मिलने में सहज महसूस नहीं कर रही है, इसलिए उसने अकेले जाने और वहाँ जाने से पहले उसे घर छोड़ने का सुझाव दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जीमिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लीवी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की और उसकी तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? जीमिंग, अगर तुम सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वे मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से असहज महसूस हो। जिया मिंग ने उसके गंभीर भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? इसलिए मुझे भी उनके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। और वैसे भी क्या तुम मेरे साथ नहीं जा रहे थे? तो मुझे असहज क्यों होना चाहिए? उसकी बातें सुनकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह आगे झुका और उसके गुलाबी होंठों को धीरे से चूमते हुए बोला, ठीक है, मैं यही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें असहज या उबा हुआ महसूस नहीं होने दूंगा। तो क्या हम पहले घर चलें और फिर क्लब? उसने अपनी सीट पर वापस बैठते हुए पूछा। उसने सुझाव दिया कि क्लब जाने से पहले घर जाकर कपड़े बदल लें। जिया मिंग ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसमें बहुत झंझट होगा, चलो सीधे वहीं चलते हैं। घर जाकर फिर क्लब जाने की क्या ज़रूरत है? उसे लगा कि अगर वे पहले घर जाकर फिर क्लब जाएंगे तो उन्हें देर हो जाएगी। इसके अलावा हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी वे कहीं भी जाने के लिए काफ़ी शालीन थे। क्लब जाने को लेकर वह थोड़ी घबराई हुई और उत्साहित थी क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था जब वह किसी क्लब में जा रही थी। उसने क्लबों को केवल शीमिंग की यादों और नाटकों में ही देखा था।
अब उसे खुद इसे देखने का मौका मिला था। लीवेई यह सुनकर हैरान रह गया कि वह बिना कपड़े बदले ही वहां जाना चाहती है। पहले वह हमेशा चमकदार और आकर्षक छोटी पोशाकें पहनती थी। हालांकि उसे वे पोशाकें पसंद नहीं थीं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा खुली हुई होती थीं। लेकिन अब वह अपने मौजूदा कपड़ों में ही क्लब जाने के लिए तैयार हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अल्पविराम। उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। रीगल क्लब द किंग नाम के 5 सितारा होटल के अंदर स्थित था। शिमिंग उस 5 सितारा होटल को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया, जो उत्कृष्ट ढंग से डिज़ाइन और सजाया गया था और अपने नाम के अनुरूप था। इस होटल को पश्चिमी और चीनी संस्कृति के मिश्रण से डिज़ाइन किया गया था। दोनों वास्तुकला शैलियों के तत्वों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया था, जिससे ये होटल सुरुचिपूर्ण और राजसी दिखता है। महल की बनावट को देखकर ही जिया मिंग स्तब्ध होकर अंदर दाखिल हुई। ये बेहद खूबसूरत था। होटल शहर के एकांत हिस्से में स्थित था और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। लीवेई ने अपना हाथ उसकी बाह में लपेटा और होटल के अंदर चली गई। तुम्हें ये पसंद आया? लीवी ने तब पूछा जब उसने देखा कि शीमिंग होटल की सुंदरता को देखकर मुंह खोले उसकी प्रशंसा कर रही थी। उसने अनजाने में सिर हिलाया। जैसे जैसे उसे यह एहसास होता गया कि वह महल के अंदर चल रही है, उसके कदम अनजाने में अधिक सतर्क और सुरुचिपूर्ण होते गए। लिवी ने उसके सौम्य चेहरे और चलने के तरीके को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके साथ शादी के मंडप में चल रही हो, क्योंकि उसके कदम धीमे, सधे हुए और सुरुचिपूर्ण थे। उसने हल्के गुलाबी रंग की सादी ड्रेस और न्यूड रंग के सैंडल पहने हुए थे। मेकअप न करने के बावजूद भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने सुबह मेकअप नहीं किया क्योंकि वे अस्पताल जा रहे थे और अस्पताल में मेकअप करना उसे ठीक नहीं लगा। वे होटल के अंदर स्थित क्लब में गए। क्लब में प्रवेश करते ही शीमिंग चौंक गया। इतना अंधेरा था कि कुछ मिनटों तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह लीवेई की बाह को कसकर पकड़े हुए थी और तेज संगीत के कारण उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने इससे पहले कभी इतना तेज संगीत नहीं सुना था। उसे बाहर जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाती, एक वेटर उनके पास आया और उन्हें उनके कमरे का रास्ता दिखाने लगा। लीवेई ने देखा कि वह उसकी बाहों को कसकर पकड़े हुए थी और अंधेरे और चकाचौंध भरी रोशनी के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। वह हैरान था क्योंकि वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह पहली बार क्लब में आए हो। दरअसल वह पहले भी कई पार्टियों के लिए क्लब जा चुकी थी। इस तरह का अजीब व्यवहार उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आमतौर पर जो लोग क्लबों में नियमित रूप से जाते हैं उन्हें असहजता महसूस नहीं होती और वे दूसरों की तुलना में रोशनी और अंधेरे के माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस कमरे तक चलने में मदद की जो बाईजू द्वारा आरक्षित था। कुछ मिनटों बाद शीमिंग शांत होने लगी और उसकी दृष्टि भी सामान्य हो गई, लेकिन उसे अभी भी तेज संगीत की आदत नहीं पड़ रही थी। वे सीढ़ियों से पहली मंजिल पर गए जहां अलग अलग कमरे थे। जीमिंग ने नीचे डांस फ्लोर की ओर देखा जहां लड़के लड़कियां बेतहाशा नाच रहे थे। यही कमरा है महोदय, दरवाजे के बाहर रुकते ही वेटर ने कहा। लीवेई ने सिर हिलाया और शीमिंग की ओर देखा जो डांस फ्लोर पर नाच रहे लोगों को देख रहा था। चलो चलते हैं, उसने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। जिया मिंग चौंक गई जब उसने अचानक अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वेटर ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खोल दिया। सर कृपया, वेटर ने उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने किसी को ये कहते हुए सुना, तुम। अध्याय 466 वह युवा है और बचकानी है। कमरे में, श्यूरेन, तुम बाईजू से पहले शहर में आ गई थी, फिर भी तुमने मुझे बताया तक नहीं। शियाओ जून ने उसे पे देते हुए शिकायत की। बाई श्यूरेन मुस्कुराए और बोली, मैं कुछ ही दिन पहले आई थी। मैं अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ग्राहकों से मिलने में व्यस्त थी, इसलिए आपको कॉल करने का समय नहीं मिला। शाओ जून ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मेरी मुलाकात लीवेई से संयोगवश एक रेस्तरां में हुई। उस समय वह सुश्री शीमिंग के साथ थे। जियाओ जून ने बाई श्यूरेन को एक जटिल नज़र से देखा क्योंकि अगर वह लीवेई से मिली होती तो उसने ही जीमिंग का परिचय उससे कराया होता। वह उन्हें अपनी पत्नी श्रीमती जिन या शीमिंग कहकर संबोधित करने के बजाय सुश्री शीमिंग कहकर बुला रही थी। बाई श्यूरेन ने शियाओ जून की आंखों में वो भाव देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी शराब का एक घूंट लिया। श्रीमती शीमिंग, क्या वह लीवेई की पत्नी नहीं है? क्या आप उनसे मिली? वह कैसी हैं? बाईजू ने उत्सुकता से उससे पूछा। वो सुंदर तो है, पर बात यह है कि वो सिर्फ सुंदर ही है। मुझे उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, और हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो सिर्फ 23 साल की है। वो जवान है और थोड़ी बचकानी भी। उसने अभी तक इस क्रूर दुनिया को नहीं देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि वो उन लड़कियों में से एक है जिन्हें सुरक्षा के लिए पुरुषों की ज़रूरत होती है। बाई श्यूरेन ने अपनी बात खत्म करते हुए कंधे उचका दिए। जियाओ जून को लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। वह इस तरह किसी के बारे में बात करने वाली इंसान नहीं है, लेकिन आज वह अलग लग रही है। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मुलाकात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह पहले की तुलना में बहुत दूर दूर सी लग रही थी। सच में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लीवेई ने ऐसी लड़की से शादी कर ली। ज़रूर व्यापार के लिए ही होगी, वरना वो उससे शादी नहीं करता। लेकिन जिन कॉर्पोरेशन इतनी ताकतवर कंपनी है, फिर भी उसने उससे शादी क्यों की? बाईजू को समझ नहीं आ रहा कि लीवेई ने शीमिंग जैसी नाकाबिल लड़की से शादी क्यों की। मैंने सुना है कि उसने ग्लोबल वर्ल्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, उसे जाने माने निर्देशक श्री हान की नई फिल्म में दूसरी मुख्य महिला कलाकार की भूमिका भी मिली है, श्यूरेन ने अपना पे घुमाते हुए कहा। ये सुनकर बाईजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अब उसे यकीन हो गया था कि शीमिंग सिर्फ लीवेई के धन और सत्ता के पीछे पड़ा है। उसने उससे शादी इसलिए की ताकि वह आसानी से ग्लोबल वर्ल्ड में प्रवेश कर सके, जो जिन कॉर्पोरेशंस के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है। वह उसका इस्तेमाल मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्धि और शक्ति हासिल करने के लिए कर सकती है।
बाई शियूरेन के ये सब कहने के तरीके पर शाओ जून ने भौहें चढ़ाईं। उसके कहने के तरीके से साफ संकेत मिल रहा था कि शीमिंग ने जिन लिवेई का इस्तेमाल किया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कमरे का दरवाजा खुलने से उसकी बात अधूरी रह गई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनी और दरवाजा खुलते हुए देखा। बाई शियूरेन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए जब उसने देखा कि लिवेई शीमिंग के साथ कमरे में दाखिल हो रहा है। उसका हाथ अंतरंगता से उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और गिलास पर अपनी पकड़ और कस ली। उसे सिर्फ इतना पता था कि लिवेई आ रही है, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया था कि शीमिंग भी आ रहा है। उसे लगा कि यह तो सिर्फ दोस्तों की महफिल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिवेई उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। वह जानबूझकर उनके समूह में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग आ गए। ये देखकर कि किसी ने कुछ नहीं कहा, जियाओ जून अपनी सीट से उठा और लिवी और जी मिंग के पास चला गया। उन्होंने जी मिंग को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बाई जियूरेन को बाईजू के साथ वहां बैठे देखकर जी मिंग का शरीर अकड़ गया। उसने सोचा था कि वह बाद में आएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे पहले से ही वहां मौजूद पाएगी। वह शांत हो गई और उसकी मौजूदगी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हुई। तुम आ गई। बाई शियूरेन भी खड़ी हो गई और लिवेई को गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जियामिंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि जियूरेन लिवेई को गले लगा पाती, उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाई शियूरेन ने जब देखा कि उसका हाथ मिलाने के लिए बढ़ा हुआ है तो वह अचानक रुक गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और शर्मिंदगी महसूस की। उसने असहजता से उससे हाथ मिलाया और शीमिंग की ओर देखा जो अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने इसे देखा और अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ लिया। पहले तो ये गले मिलना कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन अब लिवेई उससे दूरी भी बनाने लगी थी। ये सब उस लड़की की वजह से है। बाईजू ने अपनी बहन को शर्मिंदा होते देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ और यहाँ बैठो। लिवेई मुस्कुराई और शीमिंग का हाथ पकड़कर वहाँ चली गई। उसने बाईजू को गले लगाया और शीमिंग से उसका परिचय कराते हुए कहा, शीमिंग, ये बाईजू है, मेरा बचपन का दोस्त। हम बचपन से साथ हैं। और बाईजू, ये मेरी प्यारी पत्नी शीमिंग है। जब लिवेई ने उसे प्यारी पत्नी कहकर पुकारा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाईजू ने उसके चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा। जियामिंग ने सिर हिलाकर उससे कहा, मैंने लिवेई से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, श्रीमान बाईजू। बाईजू ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, जी हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, सुश्री शीमिंग, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। बाईजू की बातें सुनकर लिवेई ने भौहें चढ़ा लीं और कहा, पिछले साल हमसे ज़्यादा संपर्क न करने की गलती तुम्हारी ही थी। और फ़ोन पर हमारी बात भी सिर्फ 5 मिनट की ही हुई थी। मैं तुम्हें उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ? आखिरकार उसके बारे में कहने को बहुत कुछ है। मैं आपको उन महज 5 मिनटों में उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ? बाईजू ने कुछ नहीं कहा और जल्द ही सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। जियामिंग लिवेई के साथ सोफे पर बैठी थी जबकि बाई शियूरेन और बाईजू एक साथ बैठी थीं। अल्पविराम, वे सब आपस में बातें कर रहे थे और अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। चूंकि जिमिंग उनकी बातचीत में शामिल नहीं हो सकती थी, इसलिए वह लिवेई द्वारा उसकी थाली में रखे फल और नाश्ते खाती रही। बाई शियूरेन लिवेई की हर हरकत पर नजर रख रही थी। वह उनसे बात तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शीमिंग पर था। सुश्री, मैंने सुना है कि आप श्री हान की आगामी फिल्म में काम कर रही हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि आप अभिनय भी कर सकती हैं। क्या आपने व्यवसाय की पढ़ाई नहीं की? आप इस उद्योग में कैसे आ गईं? बाई शियूरेन को यह सवाल पूछते सुनकर जिमिंग ने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि उसे इस बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने सवाल पूछा और जिस तरह से उसने उसे देखा, उससे उसे गुस्सा आया। उसके हाव भाव स्पष्ट रूप से उसे नीचा दिखा रहे थे। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं के बीच तनाव को बढ़ते हुए देखा। लिवेई ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शीमिंग बोल पड़ा। जियामिंग की बातें सुनकर वह काफ़ी हैरान रह गया। अध्याय 467, मेरा नाम शीमिंग है। बाई शियूरेन की बातें सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उन्हें कमरे में बैठी दोनों महिलाओं के बीच बढ़ता तनाव महसूस हो रहा था। शियूरेन के प्रश्नवाचक लहजे को सुनकर लिवेई ने भौहें चढ़ा लीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जिमिंग बोल पड़ी और उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। आप सही कह रहे हैं। मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है और अब मैं श्री हान की आने वाली फिल्म में अभिनय कर रही हूँ। मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं अभिनय भी कर सकती हूँ। लगता है अभिनय में मेरी प्रतिभा जन्मजात है। जिमिंग ने बेशर्मी से अपनी तारीफ की और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि वह अपने पिछले जीवन की तुलना में इस दुनिया में अधिक अनुकूल है। वह इस जगह में आसानी से ढल गई और उसे एक मशहूर निर्देशक की फिल्म में काम करने का मौका भी मिल गया। कई लोग उनकी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उसे अपने पहले ही प्रयास में दूसरी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका मिल गई। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पहले तो उसे लगा कि यह महज संयोग है और वह अपने पिछले जन्म के कारण ही महारानी की भूमिका निभा पा रही है, लेकिन उन्हें कैमरे और बाकी सब चीज़ों की आदत बहुत आसानी से पड़ गई। यह उनके लिए भी आश्चर्यजनक था। जियामिंग की बातें सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जियाओ जून उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। विनम्रता दिखाने या सवाल से बचने की बजाय उसने अपनी स्वाभाविक प्रतिभा पर गर्व जताया। शियाओ जिन की हंसी सुनकर बाई शियूरेन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने उसे घूरकर देखा और फिर खुद की तारीफ कर रही जिमिंग की ओर मुड़ गई। श्रीमती शी, मेरी बातों का बुरा न माने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका आपकी स्वाभाविक प्रतिभा से कोई लेना देना है।
आप जानती हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड इतनी बड़ी कंपनी है और उद्योग जगत में इसका नाम भी बहुत बड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि श्रीहान ने आपको ये भूमिका शायद इसी वजह से दी होगी। इसके अलावा आप लीवेई की पत्नी हैं, भला कौन आपको ये भूमिका देने से मना कर सकता है। जिया मिंग इस बात का मतलब समझ गई। वह स्पष्ट रूप से यह इशारा कर रही थी कि जिया मिंग को ये भूमिका लीवेई और उद्योग में उसके प्रभाव के कारण मिली है। ग्लोबल वर्ल्ड मनोरंजन उद्योग की एक बड़ी कंपनी है जिसने शीर्ष अभिनेताओं के साथ साथ आइडल ग्रुप और एकल कलाकारों को भी तैयार किया है। इसने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शियूरेन को लगता है कि शीमिंग ने ये भूमिका पाने के लिए लीवेई के प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा। उसने शीमिंग के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता चला कि शी ने विदेश में बिजनेस की पढ़ाई की है और पिछले 1 साल में उसने कुछ नहीं किया है। उसे अपने परिवार की स्थिति के बारे में पता चला, साथ ही यह भी कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसकी माँ का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी। उसकी एक सौतेली बहन है और उसके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने ग्लोबल वर्ल्ड के साथ करार किया और फिल्म में दूसरी मुख्य महिला कलाकार की भूमिका हासिल की। उन्हें उस पर शक था क्योंकि बिना कुछ संदिग्ध काम किए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मिलना असंभव है। लीवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह भूमिका मिलने के बाद शी मिंग ने ग्लोबल वर्ल्ड के साथ अनुबंध किया। उसने अन्य लोगों की तरह ही फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और अपनी प्रतिभा के कारण उसे यह भूमिका मिली। इसके अलावा हमारे कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी हमारी शादी के बारे में पता नहीं है। बाय शियूरेन, अगर आप जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं तो सही तरीके से करें। उन्होंने खुद ये भूमिका हासिल की है और वह भी एक ही प्रयास में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिल्म रिलीज होने का इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है कि तब आपको यकीन हो जाएगा। लीवी अब चुप था क्योंकि वह महिलाओं के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन शीमिंग उसकी पत्नी है और वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए यहाँ लाया था। वह चुपचाप कैसे बैठ सकता है जब वह देख रहा हो कि उसके दोस्त उसकी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लीवेई के ठंडे और सीधे शब्दों को सुनकर बाय शियूरेन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि लीवेई ने उससे पहले कभी इतनी बेरुखी से बात नहीं की थी। ठीक है, अब बस करो। लीवेई को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस नशे में है। बाईजू ने अपनी बहन को और अधिक अपमान से बचाने की कोशिश करते हुए कहा। वह लीवेई के चेहरे पर जीमिंग के प्रति स्नेह के भाव स्पष्ट रूप से देख सकता है। चाहे जो भी हो, अगर उसने जीमिंग को स्वीकार कर लिया है तो उसे इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियामिंग ने कुछ नहीं कहा और बाय शियूरेन की ओर देखा, जिसने अपने हाथ को मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। जियामिंग, तुम्हारी चोट अब कैसी है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? जियाओ जून ने उससे पूछा, क्योंकि उसे याद था कि अपहरण के समय उसे बहुत चोट लगी थी। वह कमरे में तनाव कम करने के लिए विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। जियामिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद, उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। बाईजू शीमिंग को देख रही थी और उसके बैठने के तरीके पर गौर कर रही थी। उसने एक साधारण पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसकी शालीन मुद्रा और वह मनमोहक मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। बाय शियूरेन सही कह रही थी, वह वाकई खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत। उसे शीमिंग नापसंद नहीं थी, लेकिन उसके बारे में उसकी राय भी अच्छी नहीं थी। मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है। अल्पविराम, श्रीमती शी, आपको भी पीना चाहिए। आप जूस क्यों पी रही हैं? क्या लीवेई ने आपको पीने से मना किया है? बाईजू ने उन्हें पे देते हुए पूछा। ये शीमिंग है। बाईजू उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरा नाम शीमिंग है। आप मुझे शीमिंग कहकर बुला सकते हैं क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ, या आप मुझे श्रीमती जिन कह सकते हैं। मुझे सुश्री कहकर बुलाना उचित नहीं है। जियामिंग की यह बात सुनकर बाईजू दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियामिंग इस तरह खुलकर अपनी बात रखेगी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं आपको जीमिंग कहकर बुलाऊंगा, क्या ये ठीक रहेगा? जियामिंग ने सिर हिलाया। तो तुम शराब क्यों नहीं पी रहे हो जीमिंग? ऐसा नहीं है कि लीवेई मुझे शराब पीने से रोकती है, बस इस समय मेरा पीने का मन नहीं है। मेरी सहनशक्ति कम है, इसलिए मैं इस समय पीना नहीं चाहती। वह अपनी सीमा जानती है, इसीलिए वह जूस पी रही थी। तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बाईजू ने उसे और मजबूर नहीं किया क्योंकि वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि सवाल पूछने के बाद वह कुछ पीती है या नहीं। उसने दृढ़ता से मना कर दिया। वह देख सकता था कि उसे स्पष्ट रूप से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके फ़ोन में वाइब्रेशन हुई और जब उसने फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर सोंग शिना का नाम दिखाई दिया। लीवेई, मैं फ़ोन उठाने जा रहा हूँ, 1 मिनट में वापस आ जाता हूँ। लीवेई ने चिंता भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी? उसे अपने साथ आने के लिए तैयार देखकर जियामिंग मुस्कुरा उठी। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं बस ये कॉल उठाने जा रही हूँ, तुम यहीं रहो और अपने दोस्तों से बात करो। उसके बाद जिमिंग फ़ोन उठाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। क्लब में बहुत शोर था, इसलिए वह फ़ोन उठाने के लिए बाहर निकली। बाईजू ने देखा कि वह लीवेई को किस तरह नियंत्रित कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त एक महिला के सामने इतना दब्बू हो गया। अध्याय 468, मैं कानूनी तौर पर लीवेई की पत्नी हूँ। क्लब से बाहर आने के बाद शीमिंग होटल की लॉबी में खड़ी होकर फ़ोन उठाती है। जियामिंग, मैं तुम्हें रात में अकेला छोड़ने और वह भी बिना पहले बताए जाने के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सोंग शिन ने दूसरी तरफ से कहा। जियामिंग ने आह भरी और कहा, तुम अब भी उसी बात पर अटके हो? मैंने कहा था कि सब ठीक है। तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं? अब वो ठीक है। जब वो बेहोश होकर अस्पताल ले जाया गया तो मेरी माँ घबरा गई। वो फ़ोन पर रोने लगी। इसी वजह से मैं और ज़्यादा चिंतित हो गई, वरना मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ती। चिंता मत करो, सब ठीक है। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गई थी।
आज जू लैन ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि कुछ दिनों में तस्वीरें तैयार हो जाएंगी और फिल्म व कलाकारों के बारे में लेख भी प्रकाशित हो जाएगा। वो मुझे कल शूटिंग का शेड्यूल भेज देगी, तो जैसे ही मुझे वो मिलेगा मैं आपको मेल कर दूंगी। जिया मिंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अब जाओ और अपने पिता का ख्याल रखो। तुम्हें इन बातों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोंगशिना से बात खत्म करने के बाद शीमिंग मुड़ी और लगभग किसी से टकरा गई। उसने भौहें चढ़ाईं और अपने सामने खड़ी दुबली पतली आकृति को देखा। बाई शियूरिन ने एक चमकदार छोटी काली ड्रेस और काली हील्स पहनी हुई थी। उन्होंने वाइन कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी जिससे वह और भी खूबसूरत और मोहक लग रही थी। उसके सामने जीमिंग काफ़ी साधारण दिख रही थी। उसने आड़ू रंग की पोशाक पहनी हुई थी और मेकअप भी नहीं किया था, फिर भी वह खूबसूरत लग रही थी। बाई शियूरिन ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारी कॉल खत्म हो गई? उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम्हें पता है, जब तुम कुछ मिनटों बाद भी नहीं आई तो लीवेई को तुम्हारी चिंता होने लगी थी। वो ही रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और खुद बाहर आ गई क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बाई शियूरिन ने बाल झटकते हुए उत्तेजक अंदाज में कहा, लीवेई अब भी वैसा ही है। वह भी अपनी पत्नी के बजाय अपने दोस्तों को चुनता है। मैंने आपसे इसके बारे में नहीं पूछा था, शीमिंग ने उदासीन स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह, बाई शियूरिन के होंठ फड़कने लगे जब उसने शीमिंग को घूर कर देखा। जिया मिंग, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझती हो, है ना? यह मत सोचो कि लीवेई ने तुमसे प्यार की वजह से शादी की है। वह तुमसे प्यार नहीं करता। उसने तुमसे सिर्फ अपने दादाजी की वजह से शादी की है और कोई वजह नहीं। बाई शियूरिन को पता चला कि लीवेई की शादी उसके दादा द्वारा तय की गई थी और कुछ नहीं। ये जानकर उसे राहत मिली, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई कि लीवेई सारा ध्यान उसी पर दे रहा था। जिया मिंग ने शियूरिन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। मुझे पता है। क्या तुम इसी बारे में बात करना चाहती थी? उस समय तो वह उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वह जानती है कि लीवेई अब एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें ये पता है, फिर भी तुम उससे चिपकी हुई हो। जी मिंग, अगर तुम पैसे के लिए उसे परेशान कर रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम्हें बस उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम दोनों के लिए बिना प्यार वाली शादी में रहने का कोई कारण नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे अकेला छोड़ दो, ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। वरना अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मुझे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। तुम जानते हो कि जब लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं बहुत निर्दयी हो सकती हूँ। बाई शियूरिन ने दबंग अंदाज में अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर लपेट लिया। जिया मिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, किसने कहा कि हमारी शादी में प्यार नहीं है? सुश्री बाई, मुझे लगता है कि आप अरेंज मैरिज की अवधारणा से परिचित नहीं हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब वो मुझसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि उस समय हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन कुछ समय साथ बिताने और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। तुम देख सकते हो कि वह मुझसे कितना प्यार करता है कि वह मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता और उसने तुम्हें मेरा हालचाल जानने के लिए भेजा है। और एक बात और, सुश्री बाई, मैं लीवेई की पत्नी हूँ, इसलिए कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। मुझे किसी अजनबी से अपने वैवाहिक जीवन और रिश्ते पर उपदेश सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है कि अपनी शादी को कैसे संभालना है, इसलिए दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे लोग मेरी शादी को अभिशाप दें। और अगर आपको उसमें दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि आपको उसे अभी छोड़ देना चाहिए। आप एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महिला हैं। आपको ऐसे पुरुष से चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपका नहीं हो सकता। जिया मिंग ने सीधे सीधे कहा, क्योंकि वह बाई शियूरिन को यह बताना चाहती थी कि लीवेई के पीछे जाना उसके लिए व्यर्थ है। ऐसे काम करके वह केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही है। बाई शियूरिन के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उदासी छा गई। जिया मिंग, यह मत सोचो कि लीवेई से शादी करने के बाद तुम ये पक्का मान सकती हो कि लीवेई हमेशा तुमसे प्यार करेगा। वह शायद अभी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की वजह से तुम्हें पसंद करता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब वह तुमसे ऊब जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा। तुम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां सिर्फ पैसा और दौलत चाहती हैं और कुछ नहीं। श्रीमती जिन, क्या आपको सच में लगता है कि आप उस पद के लायक हैं? जब जी मिंग ने उसे यह कहते सुना कि वह श्रीमती जिन कहलाने के लायक नहीं है तो उसने भौहें चढ़ा लीं। ये शब्द उसके पिछले जन्म के शब्दों से मिलते जुलते थे। उस समय वह महारानी थी, अब श्रीमती जिन है। हाँ, जी मिंग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा। बाई शियूरिन, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्रीमती जिन बनने के लायक हो? मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसा मानती भी हो तो भी यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं जिन लिवी से विवाहित हूँ और कानूनी तौर पर उनकी पत्नी हूँ। इसलिए श्रीमती जिन का पद मेरा है और सिर्फ मेरा। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें लिवी नहीं मिल पाए। ये शब्द कहते समय जीमिंग की आवाज़ बेहद ठंडी थी। वह पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। वह अपनी बात को लेकर बेहद गंभीर थी। इस जीवन में उसे यह एहसास हुआ कि जिन लोगों को कुछ नहीं मिलता वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले ये सोचना उसकी मूर्खता थी कि वह महारानी बनने के योग्य नहीं है। वास्तव में जो लोग ऐसा कहते थे वे उससे ईर्ष्या करते थे और उसे वह सब नहीं मिल सका जो उसे मिला था। वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगी और ऐसी टिप्पणियों के कारण खुद को अपमानित नहीं करेगी। बाई शियूरिन ने अविश्वास से जी मिंग को देखा। शी मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं लीवेई को नहीं पा सकती? मैंने उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बताई, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है। उसने तुमसे दया करके शादी की क्योंकि तुम माँ के बिना बच्ची हो और तुम्हारे पिता। पाक अध्याय 469। क्या मैं इस तरह व्यवहार करके खुद को अपमानित कर रहा हूँ? बाई शियूरिन को नहीं पता था कि उसे क्या हो गया था और अपनी छवि की परवाह किए बिना उसने जो कुछ भी उसके मन में आया कह दिया। जिया मिंग के शब्दों ने उसे इस हद तक उत्तेजित कर दिया कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह क्या बोल रही है।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से किसी ने उसकी बाँह कसकर पकड़ ली और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पाक! वह स्तब्ध रह गई और दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने गाल पर हाथ रखा जहां उसे थप्पड़ पड़ा था और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इस कमीनी के लिए? बाईजू ने शियोरेन को सबके सामने शीमिंग को गाली देते हुए सुनकर भौहें चढ़ा लीं। उसने होंठ सिकोड़कर ठंडी गहरी आवाज में कहा, शियोरेन, तुम कब से इतनी झगड़ालू हो गई हो? मैंने तुम्हें कभी किसी से इस तरह बात करते नहीं देखा। क्या तुम सच में ऐसी हो? मेरी वो मजबूत और आत्मविश्वासी बहन कहाँ गई जिस पर मुझे इतना गर्व था? अपनी बहन को इस तरह व्यवहार करते देख वह निराश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन, जिसे वह इतना प्यार करता था और हमेशा लाड़ प्यार करता था, इस तरह बात कर सकती है। शियोरेन के कमरे से चले जाने के बाद लीवेई ने उन्हें बताया कि शुरुआत में वह भी शीमिंग को नापसंद करता था, लेकिन हाल ही में जब वह कोमा से बाहर आई तो उसमें ज़बरदस्त बदलाव आया। वह सलीकेदार और आज्ञाकारी हो गई और उसका रूप रंग भी पहले से अलग दिखने लगा। उसके पहनावे और स्टाइल में भी ज़बरदस्त परिवर्तन आया। उसे ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल बदल गई हो। वह दूसरों के प्रति दयालु और स्नेहशील हो गई और उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आया। जियाओ जून ने उसे ये भी बताया कि अपहरण के बाद जी मिंग को कितनी चोटें आईं। हालांकि उस समय वह उससे मिल नहीं पाया था, लेकिन लीवेई के परिवार समेत सभी की प्रतिक्रिया से वह समझ गया कि अब वह बदल चुकी है और उसने सबका दिल जीत लिया है। सबकी बातें सुनकर बाईजू की सोच भी बदलने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह उतनी बुरी नहीं है। उसे अपनी बहन के भड़काऊ शब्दों और शीमिंग के बारे में अपनी पूर्वाग्रही धारणा पर संदेह होने लगा। और जब वे कुछ देर तक नहीं आए तो उन सभी ने क्लब से बाहर जाकर सबके साथ ठीक से रात का खाना खाने का फैसला किया, क्योंकि शीमिंग शराब नहीं पीता है। जब वे बाहर आए तो उन्होंने पाया कि शीमिंग और शियोरेन किसी बात पर बहस कर रहे थे। उसने जीमिंग को शियोरेन से यह कहते हुए सुना कि चाहे वह लीवेई से प्यार करती हो, उसे छोड़ दे। एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़े रहना व्यर्थ है। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लीवेई वहां जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक लिया और दूर से ही सब कुछ देखना चाहता था। हालांकि जीमिंग पीछे नहीं हटी, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा और उस बहस में बाई शियोरेन पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। वह बस शियोरेन को यह बताना चाह रही थी कि उनकी शादी लीवेई से हुई है और कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन जब उसकी बहन ने हिस्टीरिया में चीखना शुरू किया और उसके शब्द भी बेहद आक्रामक और घृणित थे, तो उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। उसने शीमिंग के परिवार के बारे में बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसकी दिवंगत माँ का भी जिक्र किया। ये बाईजू की उम्मीदों से परे था। अपनी बहन को पागलों जैसी हरकतें करते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाई शियोरेन ने दांत पीसते हुए बाईजू को घृणा भरी निगाहों से घूरा। क्या? झगड़ालू? तुमने मुझे झगड़ालू कहा? क्या तुम्हें पता भी है उसने क्या कहा? उसने कहा कि लीवेई उसका है और मैं उसे हासिल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और अचानक ये लड़की कहीं से आकर खुद को श्रीमती जिन बता रही है? बाईजू, मैंने सोचा था कि तुम न सिर्फ मेरे भाई हो बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन तुम उसके लिए मुझे कैसे मार सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? वह हिस्टीरिया में चिल्लाए। अपनी बहन को इस तरह व्यवहार करते देख बाईजू चौंक गया। शियोरेन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे तुम्हें ये दिखाने का पूरा अधिकार है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता कि तुम लीवेई को पसंद करते हो या नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल अस्वीकार्य है। भगवान के लिए, अब तो उसकी शादी हो चुकी है। क्या तुम ये साधारण सी बात भी नहीं समझ सकती? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला हो। तुमने सबके सामने खुद को साबित कर दिया है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें भविष्य में एक बेहतर आदमी मिल सकता है। इस तरह व्यवहार करके खुद को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी के लिए उसे इस तरह व्यवहार करते देख उसका दिल दुख से भर गया। वह जानता था कि उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि उसे हद से ज़्यादा लाड़ प्यार मिला है। उसे पहले कभी किसी ने नहीं मारा था और वह जो भी मांगती थी उसे मिल जाता था। इसीलिए वह इतनी जिद्दी हो गई थी। उसकी आंखों में दिख रहे भाव को देखकर वह भौहें चढ़ा बैठा। ये स्पष्ट था कि उस समय वह उससे नफरत कर रही थी। बाईजू द्वारा अचानक बाई शियोरेन को थप्पड़ मारने पर जीमिंग चौंक गई। हालांकि शियोरेन द्वारा जीमिंग के परिवार के बारे में कही गई बातें सुनकर वह गुस्से में भी थी, लेकिन उसे बाईजू के इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। लीवेई शीमिंग के पास गया और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि बाईजू बाई शियोरेन से बात कर रहा था। वे पुराने दोस्त थे और जब बाईजू बाई शियोरेन से बात कर रहा था तो उसका दखल देना उचित नहीं था। क्या मैं इस तरह व्यवहार करके खुद को नीचा दिखा रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं बस इस कमीनी को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वह मिसेज जिन बनने के लायक नहीं है। वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है। वह लीवेई की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं व्यापार में उसकी मदद कर सकती हूँ। मैं उसकी साझेदार के रूप में उसके साथ खड़े रहने के लिए काफ़ी सक्षम हूँ, लेकिन वह नहीं। वह तो कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह की लड़की को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ विदेश में पढ़ाई करने और खुद को काबिल बनाने के लिए न गया होता तो आज मैं लीवेई के साथ होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे विदेश में पढ़ाई करने के लिए तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। बाई शियोरेन ने बाईजू की छाती पर मारते हुए विलाप किया। उनके पास कई होटल हैं और कारोबार संभालने के लिए उन्हें व्यवसाय प्रबंधन और होटल प्रबंधन का ठीक से अध्ययन करना आवश्यक है। बाई शियोरेन को व्यवसाय और निवेश में रुचि थी, इसलिए उन्होंने यही रास्ता चुना। बाईजू खुद होटल का प्रबंधन करना चाहता था और उसे इस तरह का काम पसंद था, इसलिए उसने होटल प्रबंधन की पढ़ाई की।
उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन बाई शियूरिन लीवेई की वजह से जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन बाईजू ने उसे यह कहकर मना लिया कि अगर वह किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती है तो उसे इसके लिए सक्षम बनना होगा। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करे और उसे यह नहीं पता था कि वह किसी को इतना पसंद करती है। बाई शियूरिन ने उनकी बातों को दिल से मान लिया और इतने सालों तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि वह खुद को नीचा दिखा रही है। कैसे? बाईजू ने शियूरिन की ओर देखा जो अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। उसने उसे बाहों से पकड़कर कहा, शियूरिन, मैं चाहता था कि तुम अपने बेहतर रूप में उभरो। मुझे पता है कि तुम्हें लग सकता है कि मैं अब तुम पर हुक्म चला रहा हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे भले के लिए है। शियूरिन, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब व्यर्थ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन एक आदमी के लिए इतनी दीवानी क्यों हो रही है। उसने उसे पहले कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। उस समय उसे यह नहीं पता था कि लीवेई पर उसका क्रश है। उसने बस यूं ही उसे यह बात बता दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपने जीवन का कीमती समय किसी तुच्छ बात पर बर्बाद करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन उसके बारे में ऐसा सोचेगी। अध्याय 470। ये लड़की, मुझे तुम्हारी तथाकथित सलाह नहीं चाहिए। यह मेरी जिंदगी है, इसलिए मैं इसे खुद संभाल लूंगा। मेरे मामलों में दखल मत दो। तुम मेरे भाई हो, इसलिए भाई की तरह ही व्यवहार करो। मेरे पिता बनने की कोशिश मत करो। बाई शियूरिन ने बाईजू को घूर कर देखा और उसकी पकड़ से छूट गया। और तुम तो बहुत खुश हो गए, है ना? यही तो तुम चाहते थे, है ना? लीवेई, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये एक छल करने वाली औरत है, सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। इसने खुद कहा है कि मिसेज जिनका पद इसका है। वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसके बहकावे में मत आना। लीवेई, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम जानती हो कि अगर हम साथ आ गए तो मैं तुम्हारी कई तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं जिन कॉर्पोरेशंस को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में आगे बढ़ने में भी मदद कर सकती हूँ। मेरे बहुत सारे संपर्क हैं। बाई शियूरिन लड़खड़ाते कदमों से लीवेई की ओर चली। वह स्पष्ट रूप से नशे में थी और थकी हुई थी, फिर भी वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कमरे से निकलने के बाद और ज़ीमिंग से बात करने के लिए बाहर आने से पहले उसने कुछ और ड्रिंक्स पी लीं। उसे लगा था कि वह इसे संभाल लेगी, लेकिन अब उसे चक्कर आने लगे थे। शराब की तेज गंध से लीवेई ने भौहें सिकुड़ी। उसकी नशे की हालत देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए। शियूरिन, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन हो और हम बहुत पुराने दोस्त हैं। इस घटना के बाद मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारी नशे की हालत देखकर मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी से कभी इस तरह बात मत करना। मैं उसे यहाँ तुम लोगों से मिलवाने लाया था, न कि उसे इस तरह अपमानित करवाने के लिए। आज तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। लिवी ने निराशा में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शियूरिन ने ये सब किया। वह बहुत ही आत्मविश्वासी लड़की हुआ करती थी और उसे इस दयनीय हालत में देखकर सभी का दिल दुख से भर गया। शियाओ जून किनारे से सब कुछ देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। शियूरिन के चेहरे पर टूटे हुए दिल के भाव देखकर उसने भौहें चढ़ा लीं। ये लड़की, उसे इस दयनीय हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया और उसने आह भरी। किसी कारणवश वह उसके दर्द को समझ सकता था। एक तरफा प्यार में इतने लंबे समय तक रहना आसान नहीं होता। इस समय वह भी उसी दर्द से गुजर रहा था जिससे वह गुजर रही थी। लड़की के चेहरे से आंसू बहते देख उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका मेकअप तो कब का खराब हो चुका था। निराश, हाँ, लीवेई, ये तो बहुत ही बेरहमी है। बाई शियूरिन ने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसके दिल में एक तीव्र पीड़ा उठी। अब वह धीरे धीरे होश में आने लगी। उसके शब्द सुनने के बाद शराब का सारा असर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे अपनी हालत का एहसास हो गया। वह लीवेई के चेहरे पर निराशा के भाव देख सकती थी और उसने शीमिंग को कंधों से पकड़ रखा था। क्या वाकई अब उसे जाने देने का समय आ गया है? उसे खुद पर बहुत बुरा लग रहा था कि इतने लंबे समय तक अपनी छवि बनाने के बाद उसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे पहले कभी पता नहीं था कि वह इतनी क्रूर हो सकती है। उसने ज़ीमिंग का अपमान करने के अलावा उसकी दिवंगत माँ का भी अपमान किया। उसे अचानक समझ में आया कि बाईजू ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, क्योंकि शीमिंग की तरह उन दोनों की भी कोई माँ नहीं है। दरअसल उनकी माँ की मृत्यु उन्हें जन्म देने के बाद हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने गुस्से में आकर ऐसे शब्द कह दिए। अपने किए पर पछतावा होने लगा तो उसका गला भर आया। अब हर कोई उसे घृणा से देख रहा था और सोच रहा था कि वह कोई पागल है जो किसी और के पति के पीछे पड़ी है। कुछ लोग ये देखने के लिए लॉबी में भी जमा हो गए कि क्या हो रहा है। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने अपनी हद पार कर दी, लेकिन मेरा उन शब्दों को कहने का इरादा नहीं था। ज़ीमिंग, मुझे अब भी लीवेई की पत्नी के रूप में आप पसंद नहीं हैं, लेकिन हमारे झगड़े में आपके परिवार को घसीटना मेरी गलती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बाई शियूरिन ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज़ में कहा। शराब पीने के बाद उसने पहली बार ऐसा व्यवहार किया था। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी सहनशीलता अच्छी है और वह शराब को अच्छी तरह पचा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि शराब पीने से उसके अंदर की क्रूरता बाहर आ जाती है। बाई शियूरिन को माफ़ी मांगते देख ज़ीमिंग दंग रह गई। उसे लगा कि वह भी जियाओली, युआनलेई और अन्य लोगों जैसी ही है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। ये सचमुच अप्रत्याशित था। वह इतनी सदमे में थी कि इस समय कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बस बाई शियूरिन को अवाक होकर देखती रही और उसके मन की बात समझने की कोशिश कर रही थी। जब जियाओ जून ने उसे ज़ीमिंग से माफ़ी मांगते देखा तो उसके होंठ अनजाने में ऊपर उठ गए। यही तो मेरी लड़की है।
उसने प्रशंसा भरी निगाहों से बाई शियुरेन को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। वह उसे हमेशा से पसंद करता था। वह लिवी को पसंद करती थी, लेकिन वह उसे पसंद करता था। उसने गौर किया कि वह उसे कभी दोस्त से बढ़कर नहीं मानती थी, लेकिन वह हमेशा उसकी परवाह करता था। उसे उसकी दृढ़ता बहुत पसंद थी। वह कमजोर दिखना पसंद नहीं करती। वह मजबूत है और दूसरों को अपनी कमजोरियां दिखाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। अपमानित होने के बाद उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। जिस लड़की को बचपन से ही बहुत लाड प्यार मिला हो, उसके लिए अचानक सबके सामने थप्पड़ खाना आसान नहीं होता। जिया मिंग ने जियाओ जून की आंखों में उस कोमल भाव को देखा जब वह बाई शियुरेन को देख रहा था। लिवेई ने बाईजू की ओर देखा और उसे बाई शियुरेन को घर ले जाने का इशारा किया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बाईजू ने सिर हिलाया और बेहोशी की कगार पर खड़ी बाई शियुरेन का हाथ पकड़ने ही वाली थी। उसका सिर भारी लग रहा था और शरीर एक तरफ झुक रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, जियाओ जून लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और जमीन पर गिरने ही वाली शियुरेन को पकड़ लिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बाहों में बंद लड़की को देखने लगा। बाईजू ने आश्चर्य से शियाओ जून को देखा जब उसने अचानक शियुरेन को पकड़ लिया। अरे धन्यवाद, नहीं तो उसका सिर बुरी तरह से टकरा जाता। कोई बात नहीं, मुझे उसे गोद में उठाने दो, तुम काफी नशे में हो। शियाओ जून ने बाईजू को उसे गोद में उठाकर राजकुमारी की तरह ले जाने नहीं दिया। बाईजू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, तुम भी नशे में हो। जियाओ जून ने जिस तरह से कदम उठाया और बाई शियुरेन को उसके अपने भाई के सामने ले आया, उसे देखकर जिया मिंग मुस्कुरा उठा। लगता है अब मुझे शियुरेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।